ये कहानी उस समय की है जब लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे और किसी तरह अपनी जिंदगी बिताया करते थे। मोहनपुर गांव में भी ऐसा ही एक लकड़हारा रहता था जिसे लोग रामू लकड़हारा कहकर बुलाया करते थे। वह अपनी पत्नी सीता और 12 साल की बेटी गुड़िया के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। एक रात रामू जंगल में लकड़ी काटने गया। इस पेड़ की लकड़ी अगर मैंने बाजार में बेच दी तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अगर ये पेड़ मुझे आज ना मिलता तो मैं अपनी बेटी का इलाज कैसे करवा पाता। घर में राशन भी खत्म होने वाला है। इतना बोलकर जैसे ही उस पेड़ को काटने के लिए रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई, वैसे ही उस पेड़ से लाल रंग का रस निकलने लगा। उसे देखकर रामू थोड़ा डर गया और उसके हाथ कांपने लगे। ये क्या? इस पेड़ से तो खून निकल रहा है। क्या इस पेड़ के अंदर कोई इंसान है? हे भगवान, चारों तरफ बहुत सन्नाटा भी है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखना पड़ेगा कि इसके अंदर आखिर है क्या। रामू ने धीरे से उस पेड़ की छाल हटाई तो देखा पेड़ से ही लाल रस टपक रहा था। अरे, मैंने तो सोचा ये खून है, पर ये खून नहीं, इस पेड़ का ही लाल रस है। ऐसा पेड़ मैंने पहली बार देखा है। चलो अब जल्दी से इस पेड़ को काट लेता हूं। एक बार फिर से रामू ने उस पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी बूढ़ी औरत की आवाज आई। रुक जाओ बेटा, इस पेड़ को मत काटना। रामू ने पलटकर पीछे देखा तो थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। इस खतरनाक जंगल में ये बूढ़ी औरत अकेले क्या कर रही है? देखने में तो बहुत डरावनी लग रही है। मेरे बारे में सोचना बंद करो और इस पेड़ को तुम नहीं काट सकते। अरे, क्यों नहीं काट सकता अम्मा? अगर मैंने आज ये पेड़ नहीं काटा तो मैं अपनी बेटी की दवाई कैसे करवाऊंगा? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। इस पेड़ की जड़ों में किस्मत दबी हुई है। भला पेड़ की जड़ों में किसी की किस्मत कैसे दबी हो सकती है? मैं साफ साफ एक बात बोलती हूँ, अगर तूने ये पेड़ काटा तो तू सब कुछ खो देगा, और अगर तूने इसे बचा लिया तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अम्मा, तुम हो कौन जो इस पेड़ की जड़ों से एक लकड़हारे की किस्मत बदलना चाहती हो? तभी वो बूढ़ी औरत अचानक वहां से गायब हो गई। चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा फैल गया। वो जंगल अचानक बहुत ही ज्यादा खौफनाक और डरावना लगने लगा। हे भगवान, आखिर कौन थी ये बूढ़ी औरत? लगता है जंगल में रहने वाली कोई चुड़ैल होगी, लेकिन उसने मुझे कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं। हो सकता है इसकी बातों में कोई सच्चाई हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। समझ में नहीं आता क्या करूं। इस पेड़ को काटूं या बचाऊं? रहने देता हूं। वैसे भी मुझे यहां बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इतना बोलकर रामू ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जंगल से बाहर की तरफ निकलने लगा। पर जैसे ही वो जंगल से बाहर निकला, वैसे ही वही बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में उसे फिर से दिखाई दी। अच्छा किया तुमने उस पेड़ को न काटकर। अब तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन आप कौन हो और अचानक यहाँ कैसे? इससे पहले कि रामू उससे कुछ और पूछ पाता, एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। ये तो पक्का हो गया कि ये बूढ़ी औरत कोई भूतनी थी जो मेरा भला ही चाहती है। फिलहाल जल्दी यहां से निकलता हूं। रामू अब थोड़ा सा डर चुका था। वो भागते हुए किसी तरह अपने घर पहुंचा तो देखा उसकी बेटी गुड़िया बीमार लेटी हुई थी। उसकी पत्नी सीता उसके माथे पर पट्टी रख रही थी। देखिए ना जी, गुड़िया को कितनी तेज बुखार है। अच्छा हुआ आप आ गए। दवाइयाँ लेकर आए कि नहीं? रामू ने उदास मन के साथ कुल्हाड़ी एक किनारे रख दी। उसके बाद बोला, सीता, बड़ी मुश्किल से आज मुझे एक पेड़ मिला था काटने लायक, पर वो मैं काट ही नहीं पाया। वो पेड़ अगर मैं काट लेता तो बहुत महंगा बिकता, जिससे हमारी कुछ तकलीफें तो दूर ही हो जाती। अरे, तो फिर आपने वो पेड़ काटा क्यों नहीं? घर में बस थोड़ा सा राशन बचा हुआ है, और सबसे जरूरी हमारी बेटी की तबीयत खराब है।
सीता, मैंने वो पेड़ बड़ी मुश्किल से ढूंढा था और मैं उसे काटने भी जा रहा था, लेकिन तभी उस पेड़ से खून निकलने लगा। रामू ने अपने साथ जंगल में घटी हुई सारी घटना सीता को बता दी। पापा, इसका मतलब जंगल में आपको भूतनी मिली, फिर आप उससे बचे कैसे? बेटी, उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो बार बार यही कह रही थी कि उस पेड़ की जड़ों में मेरी किस्मत दबी हुई है। लेकिन जंगल में इतना सन्नाटा था कि वो बहुत डरावना लग रहा था, इसलिए मैं डरकर भाग आया। भूत प्रेत के चक्र में मत पड़ो आप। गरीबी से बड़ा भूत कोई नहीं होता। क्या रात भर गुड़िया बुखार में ऐसे ही तड़पती रहेगी? माँ, पापा को कुछ मत कहो। वो इतनी रात को अकेले जंगल में थे, उन्हें भूतनी मिल गई। हमें तो इसी बात पर खुश होना चाहिए कि पापा सही सलामत वापस आ गए। आप मेरे लिए काढ़ा बना दीजिए, उससे मेरा बुखार कम पड़ जाएगा। कल भी तो मैंने काढ़ा ही पिया था। देखा आपने, हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है अभी से ही। ठीक है बेटी, मैं काढ़ा बनाकर लाती हूँ। सीता उठकर काढ़ा बनाने चली गई। इधर रामू अपनी बेटी के पास ही बैठ गया। बेटी, तुम घबराओ मत। अब मुझे लगने लगा है कि मेरी किस्मत बदलने वाली है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पापा, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रही हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। थोड़ी देर बाद सीता गुड़िया के लिए काढ़ा और सबके लिए खाना एक साथ लेकर आ गई। ये लो बेटी, तुम काढ़ा पी लो, उसके बाद खाना भी खाते हैं। रात काफी हो गई है, अब हम सब लोग सो जाते हैं। देखते हैं कल का दिन हमारी जिंदगी में क्या नई समस्या लेकर आता है। सीता, ऐसी बातें मत करो। अब कोई समस्या नहीं होगी। जल्द से जल्द मेरी किस्मत बदलने वाली है, ऐसा मुझे अंदर से लग रहा है। तो गुड़िया ने काढ़ा पिया, जिससे उसका बुखार थोड़ा उतर गया। उसके बाद सब खाना पीना खाकर वहीं जमीन पर सो गए। रामू खिड़की के नजदीक लेटा हुआ था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा। अम्मा ने कहा था कि उस पेड़ की जड़ों में मेरी किस्मत दबी हुई है। इस बात का क्या मतलब हो सकता है? अपनी दबी हुई किस्मत को मैं बाहर कैसे निकालूं? तभी अचानक खिड़की पर उसे एक बार फिर से उन्हीं अम्मा की आत्मा दिखाई दी, और यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कल सुबह होते ही तुम उस पेड़ की जड़ों को खोदना, तुम्हें तुम्हारी किस्मत मिल जाएगी। इतना बोलकर अम्मा एक बार फिर से गायब हो गई। रामू थोड़ा खुश भी हुआ, लेकिन डर की वजह से उसके चेहरे से पसीना भी टपकने लगा। चाहे मुझे कितना भी डर क्यों ना लगे, मैं कल सुबह होते ही जंगल में जरूर जाऊंगा, ताकि मैं अपने परिवार की किस्मत बदल सकूं। शायद भगवान ही मेरी किस्मत बदलना चाहता है उन अम्मा के जरिए। तो सुबह होते ही रामू लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में उसी पेड़ के पास पहुंच गया। अम्मा ने कल रात कहा था, इस पेड़ की जड़ों के पास खुदाई करनी है। देखता हूं खुदाई करके क्या निकलता है जमीन के अंदर। रामू लकड़हारे ने उस पेड़ की जड़ों के पास की मिट्टी खोदनी शुरू की। अचानक उसकी कुल्हाड़ी किसी लोहे से टकराई। लगता है इसके अंदर कुछ है, थोड़ा और खोदना पड़ेगा। रामू ने थोड़ी और खुदाई की तो जमीन के अंदर उसे एक बहुत ही पुराना लोहे का संदूक मिला। उसमें पुराने जमाने का ताला लगा हुआ था। हे भगवान, तूने तो सच में मेरी किस्मत बदल दी। पक्का इस संदूक के अंदर ढेर सारा सोना होगा, जिसे बेचकर मैं लखपति बन जाऊंगा, अपनी बेटी को पढ़ाऊंगा, अच्छा सा घर बनवा लूंगा। संदूक खोलने से पहले ही रामू बड़े बड़े सपने देखने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस संदूक का ताला तोड़ा, वैसे ही वो चौंक गया, क्योंकि संदूक के अंदर ना धन दौलत थी, ना ही सोना चांदी। उसमें थी एक बहुत पुरानी तस्वीर। उस तस्वीर में एक आदमी और एक छोटा बच्चा था। ये किसकी तस्वीर हो सकती है? इस आदमी को तो मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, पर इस बच्चे को शायद मैं पहचानता हूं। ये तो शायद मेरी तरह ही लग रहा है। बचपन में मैं ऐसा ही तो लगता था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा कहां हो, मेरी मदद करो। इस संदूक में तो कोई खजाना नहीं निकला, कैसे मेरी किस्मत बदलेगी? और यह संदूक तो बहुत ज्यादा पुरानी लग रही है।
देखता हूं इसके अंदर और क्या क्या है। जब उसने संदूक को ठीक तरीके से चेक किया तो उसे संदूक के अंदर एक चिट्ठी मिली। ये चिट्ठी भी बहुत पुराने जमाने की लग रही है। पढ़कर देखता हूं इसमें लिखा क्या है। जिस दिन ये तस्वीर मेरे बेटे को मिलेगी, जंगल की सारी जमीन उसकी हो जाएगी। पता नहीं अब मैं जिंदा रहूंगा या नहीं, लेकिन जिस किसी को भी ये चिट्ठी मिले वो ये सारी जमीन मेरे बेटे के नाम कर दे। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता इस चिट्ठी को लिखने के अलावा। चिट्ठी पढ़कर रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस तस्वीर में जो आदमी दिख रहा है, कहीं वो मेरे असली पिता तो नहीं? क्या मेरा जन्म किसी बहुत बड़े अमीर खानदान में हुआ था? लेकिन मेरे पिताजी ने तो मरते वक्त बताया था कि वो मुझे कहीं से उठाकर लाए थे। ये सब क्या है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। दूर से उस गांव के मुनीम ने ये सब देख लिया तो वह मन ही मन सोचने लगा। इस लकड़हारे को ऐसा क्या खजाना मिल गया? दूर से वो तस्वीर भी समझ में नहीं आ रही। क्या करूं? अभी इसके पास जाऊंगा तो हो सकता है लालच के चक्कर में ये लकड़हारा मुझे ही खत्म कर दे। इसके पास तो कुल्हाड़ी भी है। मैं ये बात जाकर सरपंच साहब को बताता हूं। इतना बोलकर मुनीम वहां से चला गया। भागते भागते वो सीधा सरपंच के सामने पहुंच गया। अरे मुनीम, इतना हाफ क्यों रहे हो? तुम्हारे चेहरे से तो पसीना टपक रहा है। क्या हो गया? सरपंच साहब, इस गांव का कोई बहुत बड़ा रहस्य रामू लकड़हारे के हाथ लग गया है। मैं अभी अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूं। गांव का रहस्य? अरे साफ साफ बताओ मुनीम, हुआ क्या है? क्या देखा तुमने? मुनीम ने जंगल में जो भी दूर से देखा था, सुना था, वो सब सरपंच को बता दिया। लेकिन मुनीम, उस तस्वीर में आखिर था कौन? सरपंच साहब, मैंने दूर से देखा था। तस्वीर में कौन था ये तो मैं नहीं देख पाया, पर वो रामू चिट्ठी बहुत जोर जोर से पढ़ रहा था। वो सब मैंने आपको बता दिया। अरे, तो तुम्हें उस लकड़हारे को घसीटकर मेरे पास लाना चाहिए था। अरे सरपंच साहब, उस चिट्ठी में कुछ ऐसा लिखा था कि जिसको भी वो तस्वीर मिलेगी वो जमीन उसी की हो जाएगी। मुझे तो यही समझ में आया। अगर मैं उस वक्त उसके पास जाता तो वो इतनी बड़ी जमीन के लालच में मुझे ही निपटा देता। तुम बहुत डरपोक हो मुनीम। ठीक है, शाम को अपने आदमियों को भेजकर रामू लकड़हारे को हमारे सामने पेश करो। ठीक है सरपंच साहब, मैं रामू को पकड़वाने के लिए लोगों को तैयार करता हूं। वहीं दूसरी तरफ रामू लकड़हारा बहुत परेशान हो गया। वो तस्वीर और चिट्ठी लेकर तुरंत अपने घर आ गया। उसकी बेटी बुखार से तड़प रही थी। आपको हो क्या गया है? अपनी बेटी की आपको जरा भी फिक्र नहीं? गुड़िया का इलाज करवाना ही पड़ेगा। अब तो काढ़ा ने भी असर दिखाना बंद कर दिया है। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दूंगा सीता। लेकिन पहले ये देखो, उस पेड़ के नीचे संदूक में मुझे ये तस्वीर और ये चिट्ठी मिली। मुझे शक है कि इस तस्वीर में जो बच्चा है वो मैं हूं और जंगल की सारी जमीन भी मेरी है। लेकिन आपने तो बताया था कि आप अनाथ हो। हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरा जन्म किस परिवार में हुआ। शायद मुझे लेकर बहुत बड़ा रहस्य इस गांव में छुपा हुआ है। अगर मैंने वो रहस्य सुलझा लिया तो जंगल की सारी जमीन मेरी हो जाएगी। फिर हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे, ये सब पता नहीं कब तक होगा। तब तक क्या गुड़िया बुखार में तड़पती रहेगी? इससे पहले कि रामू कुछ बोल पाता, वहां सरपंच का एक आदमी आ गया। वो बहुत हट्टा कट्टा था। अरे रामू, सुना है जंगल में तुम्हें कुछ मिला है? अरे भाई, ये सब आपको कैसे पता चला? वो सब छोड़ो, जंगल में जो भी तुम्हें मिला है वो सब लेकर सरपंच साहब के पास चलो। उन्होंने तुम्हें इसी वक्त बुलाया है। मेरी बेटी बहुत बीमार है, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पापा, आप सरपंच साहब के पास जाइए। हो सकता है वहीं जाकर आपका रहस्य सुलझ जाए। मेरी फिक्र करना बंद कर दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। हो सकता है भगवान आपकी किस्मत बदलना चाहते हो। हमारी बेटी कितनी हिम्मत वाली है। मुझे भी लगता है गुड़िया सही कह रही है। जाइए सरपंच साहब के पास, देखिए वो क्या बताते हैं। शायद आपका रहस्य सुलझ ही जाए। ठीक है, मैं अभी होकर आता हूँ सरपंच साहब के पास से।
गुड़िया को तब तक काढ़ा पिला दो। इतना बोलकर रामू वो तस्वीर और चिट्ठी लेकर उस आदमी के साथ सरपंच साहब के पास पहुंच गया। वहां पर मुनीम भी मौजूद था। रामू, जो तस्वीर और जो चिट्ठी तुम्हें मिली है वो मुझे दिखाओ। हमारे मुनीम ने तुम्हें देख लिया था, इसलिए हमें पता चल गया है इस बारे में। अरे मुझे क्यों फंसा रहे हैं सरपंच साहब? मैंने नहीं देखा था, हमारे किसी आदमी ने देखा था। क्यों डर रहे हो तुम फालतू में जब मैं सामने बैठा हूं? इतना डरपोक मुनीम मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा, भले ही तुम 40 साल से मेरे पास काम कर रहे हो। माफ करना सरपंच साहब। हाँ रामू, मैंने दूर से तुम्हें ये चिट्ठी पढ़ते हुए देख लिया था। अरे तो इसमें डरने वाली क्या बात है? ये लीजिए सरपंच साहब, ये तस्वीर मुझे मिली थी और ये चिट्ठी भी मिली थी। रामू ने वो तस्वीर और चिट्ठी सरपंच को दे दी। वो तस्वीर देखकर सरपंच के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मन ही मन सोचने लगा, ये तस्वीर तो मेरे छोटे भाई की है और ये बच्चा तो मेरा भतीजा है। इस चिट्ठी में लिखा है कि ये चिट्ठी मेरे बेटे को मिलेगी, तो क्या ये लकड़हारा मेरा भतीजा है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सोचने लगे सरपंच साहब? अब आप ही ये रहस्य सुलझाइए, क्योंकि इस तस्वीर में जिस बच्चे की तस्वीर है वो मैं लग रहा हूं। जहां तक मुझे याद है, बचपन में मैं भी ऐसे ही दिखता था। मेरे पिताजी ने मेरी जन्म की तस्वीर मुझे दिखाई थी एक बार, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो मुझे कहीं से उठाकर लाए थे। मैं अनाथ हूं। ये क्या बकवास कर रहे हो रामू? तुम इस आदमी के बेटे हो ही नहीं सकते। वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा सरपंच साहब। मैं एक मामूली सा लकड़हारा इतने बड़े आदमी की संतान कैसे हो सकता हूं? लेकिन एक बात मुझे और समझ में नहीं आ रही कि ये चिट्ठी और तस्वीर मुझे ही क्यों मिली। अच्छा, तुम ये बताओ कि ये तस्वीर और ये चिट्ठी तुम्हें मिली कैसे? तुम्हें कैसे पता चला कि उस पेड़ की जड़ों के नीचे ये वो संदूक छुपी हुई थी? सरपंच साहब, मुझे एक बूढ़ी औरत की आत्मा ने बताया ये सब। रामू की ये बात सुनते ही सरपंच जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, मजाक कर लेते हो रामू? आज तक मुझे तो कोई आत्मा दिखाई नहीं दी, तो तुम्हें कैसे दिख गई? आत्मा? ये सब क्या चक्कर है सरपंच साहब? मुझे आत्माओं से बड़ा डर लगता है। मुझे तो लगता है वो जंगल वाली जमीन इस रामू की ही है। इसे दे दो, वरना वो आत्मा हमें खा जाएगी। चुप करो मुनीम, ये सब किसी ने मजाक किया होगा। जंगल में जो भी खजाना निकलता है वो सरकार का होता है, और इस गांव की सरकार मैं हूं, तो वो जंगल भी अब मेरा हो गया। ऐसे कोई भी चिट्ठी रखकर चला जाएगा तो हम क्या यकीन कर लेंगे? और वैसे भी ये किसकी तस्वीर है मुझे भी नहीं पता। लेकिन सरपंच साहब, ये तस्वीर तो आपके। चुप करो मुनीम, इसके आगे कुछ मत बोलना, वरना तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। रामू, तुम घर जाओ, तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है। सरपंच साहब, मैं चाहता हूं इसका फैसला पूरे गांव वालों के सामने पंचायत में हो। गांव में जो भी होता है, हर चीज का फैसला पंचायत में ही होता है, तो मेरा फैसला आप अकेले क्यों कर रहे हैं यहां पर? मेरी बेटी बहुत बीमार है। वो जंगल वाली जमीन मुझे मिल जाएगी तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। रामू, ये तस्वीर और चिट्ठी तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवा दूंगा अच्छे से अच्छे अस्पताल में। अब रामू बुरी तरह फंस गया। एक तरफ थी उसकी बेटी की जान, वहीं दूसरी तरफ था सच्चाई का पता लगाना। तभी रामू मन ही मन सोचने लगा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कोई भी आत्मा कभी झूठ नहीं बोल सकती, और इस गांव में इतना बड़ा मजाक भला मेरे साथ कोई क्यों करेगा? मैं तो एक मामूली सा लकड़हारा हूं। ये तस्वीर और चिट्ठी मुझे किसी तरह से हासिल करनी होगी। जाओ रामू, घर जाओ। इस तस्वीर के बारे में किसी को मत बताना। मैं तुम्हारी बेटी का इलाज करवा दूंगा। मुनीम जी, रामू को ढेर सारे पैसे दे दो। इससे पहले कि मुनीम कुछ बोल पाता, रामू ने झपट्टा मार के सरपंच के हाथ से वो तस्वीर और चिट्ठी छीन ली और वहां से भाग गया। अरे पकड़ो इसको, पकड़ो। अगर इसने ये तस्वीर गांव वालों को दिखा दी तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मुझे इन आत्माओं के चक्कर में नहीं पड़ना। क्या पता मैं उसे पकड़ने गया और वो आत्मा मुझे ही पकड़ ले। मैं आपकी नौकरी छोड़ दूंगा, लेकिन उसके पीछे बिल्कुल नहीं भागूंगा। कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था कि वो जंगल वाली जमीन भी मेरे भाई की होगी,
वरना मैं उसे भी हड़प लेता। लेकिन ये 2 कौड़ी का लकड़हारा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। गांव वाले मेरे गुलाम हैं। अब देखो मैं क्या करता हूं। इधर रामू भागते हुए अपनी झोपड़ी में आ गया। उसे परेशान देखकर सीता और उसकी बेटी गुड़िया भी परेशान हो गए। अरे क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या इस तस्वीर के बारे में कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला सीता, लेकिन सरपंच की बातों से ऐसा लगा कि उसे सब कुछ पता चल गया है, पर वो मुझे बता नहीं रहा। इस तस्वीर के पीछे कोई बहुत बड़ा खेल है। जल्दी से सारा सामान बांधो, हमें तुरंत यहां से भागना होगा। वो सरपंच इस चिट्ठी और तस्वीर को हथियाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अरे पापा, आप इतना डर क्यों रहे हैं? हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करके ही रहूंगा और वहीं से मेरी किस्मत बदल जाएगी। चलो जल्दी चलो, इससे पहले कि सरपंच कुछ कर बैठे। रामू अपने घर का सारा सामान और अपने परिवार को लेकर पीछे के रास्ते गांव के बाहर किसी नदी के किनारे पहुंच गया। हम यहाँ आ तो गए हैं, पर सरपंच तो यहाँ भी आ सकता है ना? ये नदी गांव से ज्यादा दूर तो है नहीं। हम लोग नदी के उस तरफ चलते हैं, वहां इस गांव का कोई नहीं जाता। सरपंच को लगेगा कि मैं गांव छोड़कर ही चला गया। तो रामू अपने परिवार को लेकर किसी तरह नदी के दूसरी तरफ चला गया। वहां किसी जंगल के बहुत अंदर उसने एक लकड़ी और घास फूस की झोपड़ी बना ली। सीता, तुम गुड़िया को यहीं संभाल कर रखना, मैं कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूं। अपनी पत्नी और बेटी को सुरक्षित उस झोपड़ी में छोड़कर रामू बाहर जंगल में कुछ खाने को ढूंढने लगा, पर उसे कुछ मिला नहीं। इस जंगल में तो कोई फल भी नहीं दिखाई दे रहा। ऐसा करता हूं, नदी से मछलियां पकड़ लाता हूं। रामू नदी के किनारे गया, मछली पकड़ी और जैसे ही जंगल के अंदर घुसा, वैसे ही दाएं तरफ किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए उसे एक साधु बाबा मिल गए। रामू को देखते ही बाबा की आंखें खुल गईं। उन्होंने रामू को रोक लिया। अरे बेटा रुको, कहां जा रहे हो? इस जंगल में तो आज तक कोई नहीं आया। अरे बाबा, क्या बताऊं, एक तो मेरी जिंदगी में वैसे भी बहुत परेशानियां थीं, अब एक और रहस्य में फंस गया हूं। वैसे अभी तक तो आप यहां दिखाई नहीं दिए, अचानक कहां से आ गए? अरे बेटा, मैं तो पिछले 30 वर्षों से इसी जंगल में तपस्या कर रहा हूं। शायद तुम मुझे देख नहीं पाए होगे। उससे पहले आप कहां रहते थे? क्या आप काशी में रहते थे? नहीं बेटा, इससे पहले मैं नदी के उस पार मोहनपुर गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मैं वहां के मंदिर का पुजारी था, पर पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं अकेला पड़ गया और तब से यहीं तपस्या करने लगा। बाबा, पिछले 30 सालों से तो मैं भी मोहनपुर गांव में ही रहता हूं। उस वक्त मैं बिल्कुल छोटा था, तो शायद आपको पहचानता नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ही 30 साल है। बेटा, पता नहीं तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूं। मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। बाबा, अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेरी इतनी मदद कर दीजिए। मेरी बेटी बहुत बीमार है, कई दिनों से वो बुखार में तप रही है। अगर कोई औषधि हो आपके पास तो दे दीजिए। ठीक है बेटा, ये लो जड़ी बूटी, इसे पानी में मिलाकर अपनी बेटी को पिला देना, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, अब मैं चलता हूं। अरे बेटा रुको, तुमने मेरे बारे में तो जान लिया, अपनी समस्या के बारे में कुछ नहीं बताया। बाबा, मुझे भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले मैं जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी पेड़ से खून जैसा कुछ निकलने लगा। रामू ने अपने साथ घटी अभी तक की सारी घटना बाबा को बता दी, जिसे सुनकर बाबा चौंक गए। आत्मा? बूढ़ी औरत की आत्मा को तुम पहचानते हो? नहीं बाबा, उन्हें तो मैंने पहली बार उस जंगल में ही देखा था। जब कभी उन्हें कुछ बताना होता है तब वो अचानक मेरे सामने प्रकट हो जाती हैं, फिर अचानक गायब हो जाती हैं। इतने में वहां पर उस बूढ़ी औरत की आत्मा फिर से प्रकट हो गई, जिसे देखकर सबसे ज्यादा बाबा हैरान हुए। वो तुरंत उठकर खड़े हो गए।
अरे कौशल्या, तुम इस समय यहाँ कैसे? बाबा जी, क्या आप इन्हें जानते हैं? बेटा, यही तो मेरी पत्नी है जो 30 साल पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं अब इस दुनिया में नहीं रही और मैं इन्हीं की पत्नी हूँ। तो फिर आप बार बार मुझे ही क्यों दिखाई दे रही थीं? ये रहस्य तो बढ़ता ही जा रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक तुम्हें न्याय नहीं मिल जाता रामू, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और तुम्हें न्याय दिलाएंगे ये बाबा। तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए हो। इतना बोलकर कौशल्या की आत्मा फिर से गायब हो गई। देखा बाबा, ये फिर से चली गई। तभी मैं सोचूं कि तुम्हारी मदद करने का मेरा बार बार मन क्यों कर रहा है। बेटा, तुम जल्दी से अपनी बेटी को ये औषधि खिलाओ। जब वो ठीक हो जाए तब तुम वो तस्वीर और चिट्ठी लेकर मेरे पास आना। शायद मैं कोई रहस्य सुलझा सकूं। ठीक है बाबा, पहले मैं अपनी बेटी को जाकर ये औषधि पिला देता हूं। इतना बोलकर रामू वहां से चला गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी सीता को बाबा वाली सारी बात बताई। फिर सीता ने वह औषधि गुड़िया को पिलाई, जिससे थोड़ी देर में गुड़िया ठीक हो गई। पापा, ये तो चमत्कार हो गया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद बचा है, उस रहस्य का पर्दाफाश करना। वहीं दूसरी तरफ सरपंच अपने आदमियों को लेकर रामू के घर के बाहर पहुंच गया, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। लगता है कहीं गया हुआ है। इसके घर का ताला तोड़कर इसके घर में घुस जाओ और वो तस्वीर ढूंढ कर लाओ। सरपंच के आदमी रामू की झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस गए, लेकिन अंदर कुछ था ही नहीं। अरे सरपंच साहब, ये घर तो पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। यहां पर तो एक तिनका भी नहीं है। लगता है भाग गया, पर इतनी जल्दी कहीं जा नहीं सकता वो। उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। जल्दी से पूरा गांव छान मारो। तो अब सरपंच के आदमी रामू को पूरे गांव में ढूंढने लगे, पर वो कहीं नहीं मिला। तभी कुछ गांव वाले उनके पास आ गए। अरे सरपंच साहब, पिछले कुछ घंटों से आपके आदमी पूरे गांव का चक्कर लगा रहे हैं। किसको ढूंढ रहे हैं आप लोग? काका, आप लोगों को कहीं रामू लकड़हारा दिखा? पता नहीं वह कहां चला गया। मैं सुबह से उसे ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह कहीं मिल ही नहीं रहा। कुछ घंटों पहले आपकी हवेली से आते हुए हमने उसे देखा था। उसके बाद वह कहां चला गया, हम में से किसी को भी नहीं पता। जाओ, जाकर पूरे गांव में यह खबर फैला दो कि जो भी रामू, उसकी पत्नी या उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा, उसे हम बहुत अच्छा पुरस्कार देंगे। सरपंच साहब, रामू तो एक साधारण सा लकड़हारा है। उसे ढूंढने के लिए आप इतना बड़ा पुरस्कार क्यों देंगे? कोई बात हो गई क्या? हमें लगता है रामू ने अभी वो तस्वीर इन गांव वालों को नहीं दिखाई। काका, वो सब तुम छोड़ दो, जल्दी से रामू को ढूंढो, फिर ढेर सारी धन दौलत तुम्हें दे दूंगा। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों को लालच आ गया। अब पूरा गांव मिलकर रामू को ढूंढने लगा। वो लोग जंगल में भी गए, नदी के किनारे भी गए, पर रामू कहीं नहीं मिला। सरपंच परेशान होकर अपनी हवेली वापस आ गया। सरपंच साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये रामू करने क्या वाला है और इतनी जल्दी कहां भाग गया। पूरा गांव मिलकर भी उसे नहीं ढूंढ पाया। मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया था। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वो जंगल वाली जमीन उसकी है, वरना मैं उसे भी हड़प लेता। कहीं ना कहीं से उसे ढूंढो। अगर उसने गांव वालों को वो तस्वीर और वो चिट्ठी दिखा दी, तो गांव वाले मिलकर मुझे सरपंच की गद्दी से उतार देंगे और मेरी सारी धन दौलत भी चली जाएगी। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है अब रामू का मिलना। लगता है वो जंगल वाली जमीन अब उसकी ही हो जाएगी, क्योंकि तस्वीर में जो वो आदमी था वो तो आपके ही भाई थे। हो ना हो वो लड़का रामू ही होगा। उसके बच्चे को हम खत्म नहीं कर पाए थे उस दिन। अपना मुंह बंद रखो तुम। उस वक्त भी यही बोलने वाले थे रामू के सामने कि वो मेरा भाई है। दोबारा ये बात अपने मुंह से मत निकालना, वरना तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा। माफ करना सरपंच साहब, अब आगे से नहीं बोलूंगा। तो अब धीरे धीरे रात हो गई।
वहीं दूसरी तरफ रात में रामू वो तस्वीर और चिट्ठी लेकर बाबा के पास आया। बाबा वो तस्वीर देखकर तुरंत पहचान गए। बेटा, इस तस्वीर में जो ये आदमी है, ये तो सरपंच का छोटा भाई है और उसकी गोद में जो बच्चा है वो इसी का बेटा है, यानी सरपंच का भतीजा। पर ये तस्वीर तुमको क्यों मिली? तभी एक बार फिर से कौशल्या की आत्मा वहां प्रकट हुई। रामू, अब वक्त आ गया है तुम्हारी किस्मत बदलने का। अब तुम डरना बंद करो और पंचायत बिठाओ। डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं अगर गांव गया तो सरपंच मुझे पकड़ लेगा। ये तस्वीर और चिट्ठी भी मुझसे छीन लेगा। वो बहुत खतरनाक है। गांव वालों को भी उसने अभी तक लालच दे ही दिया होगा मुझे ढूंढने का। चिंता मत करो, उस गांव में मुझे सब लोग जानते हैं। कल सुबह होते ही मैं पंचायत इकट्ठा करूंगा। जैसे ही पंचायत बैठ जाए, रामू, तुम अपने परिवार को लेकर वहां आ जाना। ठीक है बाबा, जब आप लोग मेरे लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं तो मैं भी अपने डर पर काबू पा ही सकता हूं। अगली सुबह बाबा ने पंचायत बुला ली। वहां पूरा गांव, सरपंच, मुनीम सब लोग इकट्ठा थे। अरे बाबा, आप 30 साल बाद दिखाई दिए। आपके बिना हमारे गांव का मंदिर सूना पड़ गया था, पर 30 साल बाद अचानक आपने सीधा पंचायत ही क्यों बुला ली? सरपंच साहब, अभी सब पता चल जाएगा। तुरंत वहां पर रामू अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहुंच गया। रामू, इतने दिनों तक कहां गायब हो गए थे तुम? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। रामू, वो तस्वीर और चिट्ठी मुझे दो। फिर रामू ने वह चिट्ठी साधु बाबा को दे दी। गांव वालों, इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखो। इसमें जो आदमी है, इसे तो आप पहचानते ही होंगे। अरे हाँ बाबा, ये तो अपने सरपंच साहब के छोटे भाई हैं। 30 साल पहले अचानक कहीं गायब हो गए थे, जिनका आज तक पता नहीं चला। आज सब कुछ पता चल जाएगा कि वो कहां गायब हो गए थे। आज से करीब 30 साल पहले आधी रात को सरपंच अपने मुनीम से अकेले में कुछ बात कर रहा था। मुनीम, मैंने अपने भाई को बेहोशी की जड़ी बूटी खिलाकर उसकी भी सारी दौलत, सारी जमीन अपने नाम करवा ली है, अंगूठा लगवाकर। लेकिन सुबह जैसे ही उसे होश आएगा, वो गांव वालों के सामने मेरे खिलाफ पंचायत बिठा देगा। इसलिए आज रात ही उसका और उसके 12 साल के बच्चे का काम तमाम कर दो। चिंता मत कीजिए, कल सुबह आपका भाई और आपका भतीजा गायब हो चुका होगा। आधी रात को मुनीम कुछ आदमियों की मदद से सरपंच के भाई और उसके बेटे को लेकर जंगल में चला गया। इन दोनों को आज ऐसी जड़ी बूटी खिलाने वाला हूं जिससे ये दोनों कुछ ही घंटों में अपने प्राण त्याग देंगे। मुनीम सरपंच के भाई के मुंह में कोई जड़ी बूटी डालने लगा। तभी उसकी नींद खुल गई। उसका मासूम सा बेटा भी वहीं बैठा था। मुनीम जी, ये मैं कहां हूं और तुम मुझे क्या पिला रहे हो? पिला नहीं रहा हूं, पिला दिया है। अब तुम परमात्मा के पास पहुंचने वाले हो। चिंता मत करो, तुम्हारे बेटे को भी तुम्हारे साथ ही ऊपर पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ मत करना। इतने में वहां पर कौशल्या आ गई। उसने तुरंत उस लड़के को अपने पास बुलाया और वहां से लेकर जाने लगी। अरे खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाकर उस बुढ़िया और बच्चे को खत्म कर दो। दोनों में से कोई बचना नहीं चाहिए। कौशल्या उस लड़के को लेकर वहां से जा रही थी। हे भगवान, ये सरपंच तो बड़ा खतरनाक है। अपने ही भतीजे को मारना चाहता है और अपने भाई को मार डाला लालच के चक्कर में। इस बच्चे को कहीं छुपाना होगा। कौशल्या भागते भागते जंगल के बाहर निकल गई और किसी मंदिर में उस लड़के को छुपा दिया। अब मैं वापस जंगल में जाती हूँ ताकि सरपंच का आदमी इस बच्चे तक ना पहुँच पाए। भले ही मेरे प्राण चले जाएं, पर इस मासूम से बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। कौशल्या भागते हुए वापस जंगल के अंदर आ गई। तभी उसे सामने सरपंच का आदमी मिल गया। वो बुढ़िया, कहाँ है वो बच्चा? वो भगवान की शरण में है। तुम लोग उसे अब कभी नहीं ढूंढ पाओगे। ठीक है,
वैसे भी वो बच्चा हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन तुझे हम ऊपर पहुंचाकर ही रहेंगे, वरना कल सुबह तू गांव वालों के सामने अपनी चोंच खोल देगी। उसके बाद सरपंच के आदमी ने बड़ी बेरहमी से मेरी पत्नी कौशल्या के प्राण छीन लिए। गांव वालों, ये सरपंच तो बहुत खतरनाक है। पिछले 30 सालों से इस गांव का सरपंच बना हुआ है और हम इसकी सच्चाई जान ही नहीं पाए। हम तो सोच रहे थे इसका भाई कहीं गायब हो गया, पर इसने ही अपने भाई को मरवा दिया और अपने सगे भतीजे को भी। इतने में वहां कौशल्या की आत्मा प्रकट हो गई। गांव वालों, सरपंच साहब का भतीजा आज भी जीवित है। अरे कौशल्या बहन, तुम कहाँ है सरपंच का भतीजा? वो कोई और नहीं बल्कि रामू ही है। सरपंच के आदमी ने मेरे प्राण तो छीन लिए, पर मेरी आत्मा उसी जंगल में भटकती रही। जिस बच्चे को मैंने मंदिर में छोड़ दिया था, उसे किसी ने गोद ले लिया, पर वो भी बेचारा गरीब लकड़हारा ही था, इसलिए रामू भी लकड़हारा ही बन गया। दूसरी तरफ मरते वक्त सरपंच के भाई ने अपनी ये तस्वीर और चिट्ठी लिखकर संदूक में छुपा दी और उसी पेड़ के नीचे गाड़ दी। उस दिन से मेरा मकसद बन गया था कि वो तस्वीर किसी तरह एक बार रामू के हाथ लग जाए, जिससे इसकी किस्मत बदल जाएगी, क्योंकि वो जंगल वाली जमीन भी सरपंच के भाई की ही थी, जिसके बारे में उसने सरपंच को भी नहीं बताया था। गांव वालों, मारो सरपंच को, मार मार कर भगा दो इसे इस गांव से। इसे हम भीख मांगने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। जब ये अपने भाई के साथ ऐसा कर सकता है तो हमारे साथ क्या करेगा? हमारे लिए ये खतरनाक है। पूरी हवेली, सारी जमीन इसने अपने भाई से हड़प ली और यहाँ 30 साल से राज कर रहा है। सारे गांव के लोगों को गुस्सा देखकर सरपंच की हालत खराब हो गई। गांव वालों, मुझे माफ कर दो। रामू बेटा, तुम मेरे भतीजे हो, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, लेकिन गांव वालों से बोल दो मुझे कुछ ना करें। मेरे पिता को मारते वक्त जब आपको दया नहीं आई, तो मुझे भला दया क्यों आएगी? गांव वालों, आप लोगों को जो सही लगता है वो कीजिए। गांव वालों ने मार मार कर सरपंच मुनीम और उसके आदमियों को उस गांव से बाहर निकाल दिया। रामू बेटा, आज से तुम इस गांव के सरपंच हो। हम सब तुम्हें चुनते हैं इस भरी पंचायत में। वो हवेली भी तुम्हारी है, वो जंगल भी तुम्हारा है और सरपंच की सारी धन दौलत भी तुम्हारी है। अब मैं वो जंगल कभी कटने नहीं दूंगा। सरपंच की धन दौलत से मैं इस गांव में स्कूल बनवाऊंगा, अस्पताल बनवाऊंगा और गांव को खूब उन्नति पर ले जाऊंगा। और बाबा, आप आज के बाद जंगल में नहीं, हमारे साथ ही रहेंगे। आज मेरी आत्मा को शांति मिल ही गई। अब मैं चलती हूँ। सब लोग अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर कौशल्या की आत्मा मुक्त हो गई। तो इस तरह से एक गरीब लकड़हारे की किस्मत पूरी तरह से बदल गई। वो अपनी पत्नी सीता, बेटी गुड़िया और बाबा के साथ उस हवेली में खुशी खुशी रहने लगा। कुछ ही सालों में उसने अस्पताल, स्कूल सब बनवा दिए, जिससे गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगे।